हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड। जैसा कि मैंने अपने पिछले जो वीडियो में आपको बोला था कि अगला जो मेरा वीडियो होगा वो भी स्टडी से ही रिलेटेड होगा। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो इन्हीं सब से रिलेटेड होगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लर्निंग स्टाइल्स की। तो जहाँ तक हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सभी के लाइफ में, कि लर्निंग स्टाइल से बहुत कुछ डिपेंड होता है कि बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है उससे उसका रिजल्ट, उसकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो हम जहाँ तक लर्निंग स्किल्स की बात करते हैं वो एक शब्द है जो कि जिसमें कि बहुत सारे वो टास्क शामिल होते हैं जो कि लर्निंग टेक्निक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो लर्निंग टेक्निक के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, नोट मेकिंग, एग्जाम राइटिंग। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लर्निंग स्टाइल से ही कनेक्टेड होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग स्टाइल की। किसी भी चीज को आपको सीखना है, जैसे छोटा बच्चा भी जब कभी वो लैंग्वेज को लर्न करता है तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से वो उस लैंग्वेज को सुनता है, उसके बाद में फिर वो बोलना सीखता है। तो जहां तक हम पढ़ाई की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आता है कि बच्चा सबसे पहले रीडिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप की जाती है। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासेस में भी पहले स्टार्टिंग उनको ओरली चीजों से कराई जाती है। तो रीडिंग स्किल्स जितनी आपकी इफेक्टिव होगी या बच्चे की जितनी इफेक्टिव होगी उतना ही उसकी लर्निंग भी अच्छी और इफेक्टिव होगी। रीडिंग स्टाइल की हम बात करते हैं, जितना फास्ट रीड करते हैं उतना ही फास्ट समझ में भी आता है। सो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 250 से 300 वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिस से 400-500 वर्ड्स भी रीड कर सकते हैं। तो रीडिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है SQ3R मॉडल है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आपको अपनी रीडिंग को कैसे इफेक्टिव बनाना है और किस तरीके से आपको रीड करना है किसी भी कंटेंट को। सबसे पहले आप जो रीड करने जा रहे हैं उसको आपको सर्वे करना है। सर्वे का मतलब होता है कि आपने उस चीज को रीड करा, देखा उसमें आपके क्या क्या काम की चीजें हैं, आपका जो मैटर आप पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं, जो चीज जो आपका टारगेट है उसको फुलफिल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं उसके बाद में फिर आगे आपको करना है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि वो आपके काम की नहीं है और यदि वो आपको हेल्पफुल नहीं लगती है तो उसके बाद में फिर आपको वो मैटर को छोड़ देना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन। जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। फिर जब वो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके लर्निंग गोल्स बन जाते हैं। उसके बाद आता है रीड द यूजफुल सेक्शंस इन डिटेल। आपको जो यूजफुल सेक्शंस होते हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। आपने सर्वे तो कर लिया कि ये कंटेंट है, इसमें क्या क्या काम का है, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस उनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको उसके नोट्स बनाना है। फिर आता है रिकॉल मतलब रन थ्रू व्हाट यू हैव रीड इन योर माइंड। जो भी आपने उसको पढ़ा है उसको आपको अपने माइंड में रीड करना है। उसके बाद यू हैव टू ऑर्गेनाइज द नोट्स, है ना। जो ऑर्गेनाइज जो नोट्स होंगे वो आपको रिकॉल करने में हेल्प करेंगे या बेटर रहेंगे। उसके बाद आपको रिव्यू करना है कि जो भी कुछ उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको मेमोराइज करना, कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। So you have to memorize a few facts and figures from everything what you have read. उसके बाद आपको फिर से उसको बार बार दोबारा, जो मैंने बताया था रिकॉल के लिए मेरे पहले वीडियो में, रिकॉल के लिए रिहर्सल जरूरी है। तो फिर आपको उसको फिर से रिपीट करना है। तो ये तो हमने बात करी कि आपको रीडिंग स्किल्स आपकी कैसे डेवलप करना है। तो इस तरीके से आपको रीडिंग स्किल्स को अपनी इंप्रूव करना है। तो जैसे रीडिंग स्किल्स जो मैंने आपको बताई उसमें एक था कि आप जो भी रीड कर रहे हैं आपको उसके नोट्स बनाते जाना है। तो नोट मेकिंग भी जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको
कि नोट मेकिंग जो है वो जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लर्निंग के लिए। कभी कभी होता है, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो स्टडी मटेरियल है बहुत लंबा होता है, बहुत लेंदी होता है, तो वो उसको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए यदि हम प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे तो हमको वो रिकॉल करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसको समझने में, पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले है कि नोट का एक रूल है कि आपके जो नोट्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, है ना, पर इतने भी शॉर्ट ना हो कि उनको आप दोबारा पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज आपने क्यों लिखी। तो उसको भी बनाते समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। सबसे पहले आपको ये करना है, आपको मेन पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई मेन पॉइंट फर्स्ट। देन उसके बाद आपको करना है कि अगर उसका जो वो है, इफ देयर इज सम एक्सप्रेशन और सिंबल्स को यूज करे जा रहे हैं तो आप उसको ज्यादा यूज करिए नोट्स में। बहुत ज्यादा लंबी जो स्टोरीज आप लिखेंगे, लॉन्ग जो टॉपिक्स दिए होंगे उनको लंबा लंबा पूरा जितना बड़ा बड़ा लिखा होगा उतना लिखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है नोट्स बनाने से। तो उसके सिंबल और एक्सप्रेशन ऐसे होना चाहिए कि आपको समझ में आए कि आपने वो क्यों बनाए हैं। तो बहुत ज्यादा सेंटेंसेस का यूज नहीं करना चाहिए नोट्स में। जब आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इस सिंबल या इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। यूजुअली जो एग्जाम्पल्स और एडजेक्टिव्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं नोट्स में। जनरली जो 3 मेन डिविजन्स होते हैं, उन 3 मेन डिविजन्स में आपको पहले उसको मेन पॉइंट को आपको रखना है। लाइक 1 2 3 नंबर्स दे दिए आपने मेन पॉइंट्स को। उसके बाद में फिर सब पॉइंट्स होते हैं तो आप उसके लिए दूसरे कोई अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। फिर सब पॉइंट्स के लिए भी आप कोई दूसरे अल्फाबेट या कोई रोमन नंबर्स के फॉर्म में आप उनकी नंबरिंग कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड, है ना। शॉर्ट फॉर्म एंड सिंबल्स हमको फ्रीली यूज करना है। आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस आर केयरफुली यूज्ड। देन नोट मस्ट बी सेंस व्हेन दे रीड अगेन। वही मैंने आपको बोला कि जब आप उसको दोबारा पढ़े तो उसका कोई मतलब निकले, सेंस निकले। ऐसा ना हो कि आपने बना तो लिए नोट्स लेकिन हम जब उसको दोबारा पढ़ रहे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये तो थी नोट मेकिंग की बात। लर्निंग स्टाइल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी लर्निंग के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आप दिन भर में आपकी जो डेली रूटीन में आप क्या क्या काम करते हो उसको आपको फाइंड आउट करना है। किस काम के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, आपकी एक्टिविटीज के लिए, फोन कॉल्स के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, पढ़ाई के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, आप क्या क्या करते हो, अपना दिन आप कैसे व्यतीत करते हो, किस तरीके से अपना पूरा आप दिन स्पेंड करते हो। ये एक बहुत, इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये करें। उसके बाद आप टू डू लिस्ट बनाएं। तो टू डू जो लिस्ट बनाने का तरीका है वो क्वाड्रेंट प्लानिंग के साथ में आप बना सकते हैं। क्वाड्रेंट प्लानिंग के अंदर का 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। लाइक आपको कोई असाइनमेंट देना है, नेक्स्ट डे उसकी डेडलाइन है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या आपका एग्जाम है, तो ये टास्क आपके लिए, आपकी जो लिस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में आएगा। दूसरे नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। कुछ आपके एग्जाम्स कुछ समय के बाद आने वाले हैं, टेस्ट आने वाले हैं, या आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने बट उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, तो ये आप रखेंगे इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं। तीसरे नंबर पे आता है अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। लाइक सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स से मिलना, फ्रेंड्स के घर जाना, कोई बर्थडे पार्टीज में जाना या किसी गैदरिंग में शामिल होना। फोर्थ नंबर पे आता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। सम फोन कॉल्स या कोई ऐसी चीज जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो चीजें आप इसमें लिस्ट पे रख सकते हैं। तो आप ये इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मतलब आपकी जो लिस्ट आपने बनाई है तो जो चीजें आपकी टॉप अर्जेंट है वो आपको करना है पहले। तो इसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे फिर क्या होगा कि आपको आगे प्लानिंग करने में इजी होगा, आगे की प्लानिंग आप कर सकेंगे। एक समय में एक ही काम को करें, मल्टीटास्किंग ना करें, ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। बोलते हैं ना, एक नाव में दो तीन मतलब एक नाव, 2 नाव में एक साथ सवार होने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग से बचें। खुद को पुरस्कृत करना बहुत जरूरी है, खुद को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके कारण आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अपनी सारी चीजों में, आपकी
बाकी जो भी एक्टिविटीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको देखना है कि आप दिन भर में क्या करते हैं, अपने दिनचर्या में क्या क्या करते हैं। तो जो भी आप चीजें कर रहे हैं ये चीजें आप करेंगे, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बोला है। तो आपको बैलेंस करना आ जाएगा सारी चीजों कि आपको क्या चीजें किस समय के लिए कितना करना है। तो ये तो हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात। तो इस तरीके से आपको अपनी जो लर्निंग जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब लर्निंग तो हो गई, अब इसके बाद जो आता है वो मेन काम आता है, वो एग्जाम का आता है। तो एग्जाम के लिए सबसे पहला मेरा जो टिप है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये सारी जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि एग्जाम के टाइम आपको प्रेशर ना फील करें। तो आपको एकदम रिलैक्स रखना है अपने माइंड, क्योंकि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। पर आपको जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आपको उसके लिए फॉलो करना। कई बच्चे करते हैं एग्जाम से पहले बहुत रात को जगते हैं, रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, या रात को 2 बजे उठ के पढ़ने लगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जब एग्जाम लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और जब आप पढ़ के आपका दिमाग इतना थक जाएगा तो फिर वो रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम होती है आंसर्स को। इसीलिए आपको एग्जाम से एक दिन पहले प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, जितनी 8 आवर्स की, क्योंकि आप इस तरीके से प्लानिंग से पढ़ेंगे आप 8 आवर्स की नींद ले सकते हैं, आपकी पूरी सिस्टमेटिक यदि पढ़ाई होती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरा टिप है कि एग्जाम जब आप देने चाहते हैं, कई बच्चों को मैंने देखा एग्जामिनेशन रूम में घुसते तक वो पढ़ते रहता है। ये बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरीके से आप एक डब्बे में कुछ सामान डालते हैं, एक बॉक्स में कुछ सामान डालते हैं, तो आप कंटिन्यू डालते जाएंगे तो क्या होगा, वो फैलेगा बाहर। तो उसको सेट होने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेमोरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में। तो जो हमारी मेमोरी होती है, जो मैंने आपको 3 मेमोरीज बताई थी, वो साइन प्लस माइनस जैसे साइंस होते हैं उसके फॉर्म में चीजों को ग्रास्प करती है। आपने देखा होगा, आप जिस तरीके से चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वैसा ही का वैसा ही आप प्रेजेंट नहीं करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बिकॉज वो मेमोरी के अंदर जो फीडिंग होती जा रही है उस तरीके से आप उन चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम के 2 घंटे पहले कम से कम कॉपी किताब अपनी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको घबराहट और आपकी एंजाइटी के लेवल को बढ़ाता है, और फिर वो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आंसर्स आते हैं उनको भी आप ठीक से नहीं रिकॉल कर पाते, नहीं लिख पाते। अब जब एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ, स्पेशली दूसरे एग्जाम्स में भी टाइम तो मिलता है क्वेश्चन पेपर रीडिंग का, बट बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। उस रीडिंग टाइम को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देखना है कि कुछ गलती तो नहीं है, क्वेश्चन प्रॉपर है कि नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, किस तरीके के क्वेश्चन दिए, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि अब आप कितने क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं, उनको आपको शॉर्टलिस्ट करना है अपने दिमाग में, या पेंसिल से टिक भी कर सकते हैं। मतलब सबसे अच्छा जो आंसर आता है वो आपको पहले लिखना है। उसके बाद में फिर आपको आंसर जब आप लिखना शुरू कर दें, थोड़ा सा उसको माइंड में उसको स्कीम बनाएं, प्लान करें, 1-2 मिनट का टाइम दें कि उसको मुझे स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर आपने देखा होगा, टीचर क्लास में सबको सेम पढ़ाती हैं, इसके बाद ही मार्क्स अलग अलग क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ हैंड राइटिंग एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। ऐसा होता है ना कि अगर हम खाना तो सब खाते हैं, लेकिन यदि वो अच्छे से प्रेजेंट किया होगा तो हमको भूख नहीं भी लग रही होगी तो भी हम थोड़ा सा खा लेंगे देखकर, और अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया होगा तो हम भूख भी लग रही होगी तो भी हमारा मन नहीं करेगा। इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करेंगे, राइटिंग वाइज उसका प्रॉपर उसके पॉइंट्स को कैसे लिखना है, किस पॉइंट को पहले कवर करना है, थोड़ा सा एक दिमाग में स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप उस आंसर को लिखना शुरू करें। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, छोड़ने की। मैंने आपको बताया कि जैसे आप पहले जो आंसर आप, क्योंकि आप पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं तो कई बार कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे तो भी आप थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर लिखने में। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए 100 मार्क्स के पेपर में, तो आपकी जो स्कोरिंग हो रही है वो 80 मार्क्स में से हो रही है, 100 में से नहीं हो रही है। कई बार होता है कि आप आंसर्स में कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तभी वो जो एग्जामिनर वो भी चेक करते हैं तो वो सोचते हैं ठीक है कुछ तो लिखा है इसने, 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, तो वो कुछ तो नंबर आपको देगा। तो
वही बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, आधा आधा नंबर से रैंकिंग पीछे हो जाती है, तब हमको मालूम चलती है आधा एक नंबर की वैल्यू, तो उसकी हमको वैल्यू करना है। आंसर्स जो है प्रॉपर होना चाहिए, जितना पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये है कि आप मॉडल पेपर्स वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ पुराने जो 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आज से ही स्टार्ट करना होगी, एग्जाम के टाइम पे नहीं करना, ये एग्जाम के पहले ये चीज आपको करना होगी। उसका जो भी आपने लिखा है उसको अच्छी तरीके से पूरा रीड करें, बाद में क्लास में जब आपके आंसर्स सारे आपके लिख लें, उसके बाद में आप देखें कि आपने कुछ क्या गलत करा है। कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं, कई बार हम दोबारा से रीड करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमने कोई चीज स्किप करी। तो ये सारी चीजें थी लर्निंग के बारे में। आई होप ये चीजें आपको हेल्प कर पाएंगी, और आगे भी मैं कुछ देखूंगी, कुछ ऐसी चीजें मुझे लगेंगी कि जो मुझे शेयर करना चाहिए स्टूडेंट से, तो मैं आगे फिर से इसी से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बट हाँ, ये है कि आगे वीडियोस मेरे आएंगे स्टडीज से रिलेटेड, कुछ मुझे लगेगा कि ये देना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो मैं वो भी करूंगी। बट आगे मेरे और भी वीडियोस आएंगे जो कि सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।